इधर जा रहा है with a speed of 10 meter per second, and the coefficient of friction between the surface and the block is 0.1. Find the maximum compression of the spring. Find the maximum compression of the spring in subsequent motion. उसके बाद जो मोशन होगा उसमें मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कितना होगा स्प्रिंग में. इस टाइप का क्वेश्चन हुआ है ना कि मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग बताने का. यस सर. यस सर. हाँ सर. फ्रिक्शन वाला हुआ है नहीं हुआ है? नहीं सर, फ्रिक्शन वाला नहीं हुआ. अच्छा एक बार ये बता दो कि उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम जब उसमें पढ़ रहे हो उसमें स्टेटमेंट क्या लिखे थे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क. और हम लोग को ये भी पता है ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड. तो एक हम लोग ऐसा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, इनिशियल एनर्जी प्लस, अगर मान लो मतलब किसी चीज को तुम देख रहे हो तो उसका इनिशियल एनर्जी प्लस, लेट्स से हमने कहीं से उसको एनर्जी सप्लाई किया कहीं से भी, तो प्लस एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी प्लस एनर्जी लॉस्ट. ऐसा स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं क्या एनर्जी कंजर्वेशन के लिए? या फिर एनर्जी लॉस्ट एलएचएस में लिख सकते हो माइनस में. आई एम नॉट म्यूट यार, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रही सर. हाँ आ रही yes, है sir. सर. ओके सोनल एक तो ऊपर वाले इसका यूज करके इसका निकालो क्या आएगा. पहले ये सोच लेना कि मैक्सिमम कॉम्प्रेशन के टाइम ब्लॉक का स्पीड क्या हो रहा होगा. इनिशियल एनर्जी क्या क्या था स्प्रिंग में? कोई एनर्जी था क्या नहीं सर. स्प्रिंग में? क्या था? बस काइनेटिक एनर्जी था, हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज 50 जूल. हाफ इज विद क्वाड्रेटिक बनेगा. स्प्रिंग में कोई पोटेंशियल एनर्जी था हाफ के एक्स स्क्वायर? नहीं था. कोई इलोंगेशन या कोई कॉम्प्रेशन नहीं है. और एक थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. लेट्स से मैं यहीं पे मैं जीरो, अच्छा जेटपीएल का बात हुआ है ना, जीरो पोटेंशियल लाइन. नहीं सर. अच्छा तो तुम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हो? पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. मान लो अगर तुम ग्राउंड पे खड़े हो, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन पे आते हैं. ये सर ग्राउंड है. अगर मैं यहाँ से h हाइट पे हूँ
तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh नहीं हाँ सर, हमको वो जीरो पोटेंशियल लाइन में बताया। नहीं बताया, ठीक है मैं बता दे रहा हूँ। तो क्या होता है यहाँ पर एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी mgh, चेंज इन एक इसको म्यूट कर सकते हैं क्या? जस्ट अ मिनट, प्लीज लीव जॉइन एंड लीव साउंड। हाँ, तो जो डेल्टा पीई है, अगर तुम इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 मानो तो फिर इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, अदरवाइज नहीं होता है। और इसका पोटेंशियल एनर्जी रियल लाइफ में 0 नहीं होता है ग्राउंड का, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ होता है। तो हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं ना, वो डेल्टा पी का बात करते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh with reference to some line, that is mgh। यहाँ पर तुम लोग पढ़ोगे हाइट उसका कुछ नहीं रहेगा, मतलब क्या? हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं हमेशा वो चेंज ही रहता है, मतलब हाँ, अभी के लिए चेंज रहता है, बट एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लो ये है, तुम लोग को बाइनोमियल हो गया? हाँ सर। ठीक है, तो मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ, वेट। जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर हो ना, तो यहाँ पर तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी होता है सरफेस पे आर, ये होता है -g m1 m2/r। और अगर तुम यही चीज h हाइट ऊपर हो, मतलब बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है -g m1 m2/r+h हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन डिस्टेंस ये फॉर्मूला है। अब देखो, अब हम लोग एजम्पशन लेते हैं कि इफ h इज मच लेस देन r, अगर h बहुत छोटा है तो फिर उसको लेते नहीं है। क्या? नहीं, अगर h बहुत छोटा है तो देखो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में u1 और u2 में डिफरेंस कितना है, u2 माइनस u1 इक्वल टू -gmm कॉमन ले लो तो 1/r+h -1/r, तो ये क्या बन जाएगा, -gmm r-h अपॉन r+h को अप्रोक्सीमेटली r लिख दिया, तो ये बन गया gmmh/r²। और ये वाला टर्म देखो क्या होता है, स्मॉल g होता है क्या ये वाला टर्म, तो ये mgh बना। और यहाँ देखो मैंने assumption लिया कि h काफी छोटा है, तभी मैंने r+h को r लिखा। तो ये जो चेंज इन, ये हम लोग को क्या पता चला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, राइट। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, कभी भी ये नहीं बोलेंगे। एक डाउट है हाँ सर, आपने जैसे डिनोमिनेटर में r+h को अगर r एज्यूम किया तो आपने न्यूमरेटर में वैसा क्यों नहीं किया, मतलब न्यूमरेटर में तुमने मतलब 1/, तुम बोल रहे हो कि यहीं पे डायरेक्टली अब मैं r एज्यूम कर लेता, 1/r माइनस 1/r वो 0 बन जाता। हाँ सर, मतलब बाइनोमियल में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं ना, क्योंकि फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ है ना, वहां पे तुम्हारा 0 आ जाएगा हर बार, हाँ थोड़ा सर। चेंज आ रहा है। तो हम लोग डिनोमिनेटर में जस्ट छोटा सा क्वांटिटी है तो हम लोग चेंज लिख सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ये तुमको मैथ्स में पूरा बताया जाएगा। अच्छा, सेकेंड चीज, यहाँ पर जो mgh है, अब जरूरी नहीं है कि हम लोग ग्राउंड से ही लें, कोई भी दो डिस्टेंस के बीच का अगर तुम निकालो ना, यहाँ पर और यहाँ पर, लेट्स से ये दोनों पॉइंट, ये अगर h1 है तो इन दोनों पॉइंट का भी जो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आएगा वो mgh1 आएगा, सॉल्व करोगे तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को इतना अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, हमें बस इस चैप्टर में इतना पढ़ना है कि हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का बात करते हैं, एंड दैट इज mgh। कभी भी हम लोग ऐसा स्टेटमेंट नहीं देंगे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर h हाइट पे है उसका पोटेंशियल एनर्जी mgh है, दिस इज रॉन्ग। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ग्राउंड को मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 0। अब पोटेंशियल एनर्जी 0 मतलब इसको हम लोग बोल देते हैं 0 पोटेंशियल लाइन, ZPL से रिप्रेजेंट कर देते हैं।
अब ये जीरो पोटेंशियल लाइन जो है ना, ये हम लोग यहाँ पर भी एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ भी एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ भी एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ भी, कहीं भी एज्यूम कर सकते हैं। बस कंडीशन क्या होना चाहिए, वो लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, क्योंकि अपना ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब बेसिकली फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब एक चीज हम लोग कहीं भी एज्यूम कर लिया, मान लो यहाँ से एक्स हाइट अगर ऊपर है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बोल देंगे mgx, और अगर y हाइट नीचे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बोल देंगे -mgy। अगर नीचे है तो माइनस। विश्वजीत, व्हाट इज द यूज ऑफ ZPL? ZPL का यूज क्या है ना, कि तुमको 2 पॉइंट, जब भी तुम एनर्जी कंजर्वेशन करते हो तो तुमको 2 पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्व कर रहे हो, तो वो 2 पॉइंट पे तुमको इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी लिखना पड़ेगा, राइट? तो उसके लिए तुमको ZPL का यूज पड़ता है, पोटेंशियल एनर्जी को तुमको एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, वापस इस पे आते हैं, क्वेश्चन पे। ओके यश, वापस से पहले वाले स्लाइड पे आते हैं। तो देखो, अगर मैं यहीं पे ZPL मान लिया, इसी का पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिया, तो पहले भी ऑब्जेक्ट यहीं पे था, और अगर तुम फाइनल सिचुएशन का बात करो तो भी ऑब्जेक्ट वहीं पर है, बट फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या होगा ब्लॉक का? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ब्लॉक धीरे धीरे कॉम्प्रेस कर रहा होगा और स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, और फिर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा होगा, और एक टाइम पर जाके ब्लॉक रुक जाएगा। तो जिस इंस्टेंट पे ब्लॉक रुका होगा उस इंस्टेंट में मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा, तो ब्लॉक रुक गया मतलब काइनेटिक एनर्जी 0। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेम लाइन पे है 0, और ये हाफ के एक्स स्क्वायर। और हमारे पास क्या पता है कि कुछ एनर्जी लॉस हुआ है। एनर्जी किसने लॉस करवाया होगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। अब मुझे ये पता है ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस मूव किया अंदर, x, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? -μmgx, क्योंकि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन वो कांस्टेंट लगेगा न्यू टाइम्स ऑफ m, और मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। तो हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन is equals to -μmgx, that is minus m कितना लिया था 1 kg, यस सर। μmgx, तो ये आ गया x। फिर इसमें x कहाँ से आया? वर्क डन क्या होता है? ओके जी, समझा। ठीक है, अब जितना वर्क डन बाय फ्रिक्शन हुआ, क्या उतना ही एनर्जी लॉस्ट होगा? सर वर्क डन बाय स्प्रिंग 0 माइनस एक्स स्क्वायर था ना, मतलब हाफ के माइनस एक्स स्क्वायर था ना कहीं, तो केपी सर ने सब बोला था। हाँ, वर्क डन बाय स्प्रिंग, लेकिन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग क्या था? सर एनर्जी तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगी ना, तो हाँ, एनर्जी तो हाफ के एक्स स्क्वायर है, हाफ के एक्स स्क्वायर ही होगी, वर्क डन माइनस हाफ के। अच्छा ठीक है। ठीक है, ओके। अब देखो, अब मेरे पास इनिशियल एनर्जी पता चल चुका है। इनिशियल एनर्जी मेरे पास था 50 जूल, उसमें से हमने कहीं पे एनर्जी सप्लाई किया क्या? नहीं सर। ठीक है, तो हमारे पास इनिशियल एनर्जी था 50, उसमें मैंने कोई एनर्जी सप्लाई नहीं किया। इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी जो है वो बस स्प्रिंग के फॉर्म में है, तो हाफ 50 एक्स स्क्वायर बन गया था, हाफ के एक्स स्क्वायर, और प्लस एनर्जी लॉस्ट। माइनस एक्स होगा ना? नहीं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस एक्स है, तो एनर्जी लॉस का प्लस एनर्जी लॉस नेगेटिव नहीं होगा ना? ओ हाँ या, सर, एनर्जी कर, हाँ सर समझा। या फिर तुम इसको ऐसे सोच सकते हो कि तुम्हारे पास इनिशियल एनर्जी था 50, उसमें तुमने कुछ एनर्जी सप्लाई नहीं किया, और कुछ एनर्जी मान लो लॉस हुआ होगा, तो इतना एनर्जी बचा, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। तो इसको सॉल्व करो तो तुम्हारा आ जाएगा 50 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 50 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 50 इंटू 50 10,000 बाई 2a। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 10,000 ही ले लेता हूँ, तो वो 100 बन गया। 100 माइनस 1, माइनस वाला साइन तो इग्नोर कर दें क्योंकि x निगेटिव नहीं होगा, तो ये बन गया 99/100, दैट इज 0.99 मीटर अप्रोक्सीमेटली। सिंपल सा है, इनिशियल एनर्जी लिखा और फाइनल एनर्जी लिखा, दोनों को इक्वेट कर दिया। एक क्वेश्चन जीरो पोटेंशियल लाइन पे करो, अगर नहीं हुआ है तो फिर उसका थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है। क्वेश्चन, ये एक ब्लॉक है, इसको मैंने h साइड से ड्रॉप किया, तो जब ये यहां पहुंचा होगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? पार्ट 1 ZPL यहां मानना, सेकेंड ZPL यहां मानना सेकेंड सिचुएशन में, और थर्ड सिचुएशन में यहां मतलब कोई भी रैंडम x साइड पे, थर्ड में ZPL यहां मान के देखना, इससे x साइड ऊपर देखना। तो क्या तीनों से वेलोसिटी सेम आ रहा है क्या? Let's say this is position A, position B, और कितना आ रहा है ये भी बता देना, कोई भी एक सॉल्व करके। √2g √2gh, ठीक है। काइनेमेटिक्स लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, वहां से भी √2gh आ जाएगा। v square equal to u square plus 2s। ओके, मेरा हेल्प कौन करेगा? धनुष। यस ठीक है, तुम बताओ पोजीशन 1 में कैसे लिखेंगे, मतलब फर्स्ट पार्ट के लिए ZPL यहां माना, ये दोनों छोड़ो अभी, तो क्या क्या आएगा? सर, ए के लिए तो हाइट h है, तो mgh का ये होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। हाँ काइनेटिक एनर्जी तो ए के लिए 0 ही होगा क्योंकि u 0 है उसका। ठीक है, बी के लिए
बी के लिए बी के लिए उसका पोटेंशियल 0 होगा क्योंकि एच हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान ZPL ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है तो ठीक है, और हाफ mv स्क्वायर क्योंकि v फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है। और यहाँ पर एच में के लिए कोई कंडीशन होना चाहिए क्या? क्या सर? यहाँ एच के लिए कोई कंडीशन होना चाहिए क्या, अगर ये काम हम लोग कर रहे हैं तो? अगर हम लोग ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं ये दोनों, तो एच के लिए कोई कंडीशन होना चाहिए? वो काइनेमैटिक का इक्वेशन से शायद होगा। नहीं, एक नहीं। चीज एच को मतलब छोटा होना चाहिए किससे? रेडियस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट से। अर्थ से काफी छोटा होना चाहिए, तभी हम लोग ये प्रूफ किया। अब सीधा हम लोग एनर्जी इक्वेट कर देते हैं, ना ही एनर्जी सप्लाई की है ना ही एनर्जी लॉस्ट हुआ, और यहाँ से आ जाएगा v इक्वल टू √2gh। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, ये नोट करना है किसी को, क्या हो गया? सिंपल सा है। ओके, हाँ राधिका। राधिका देखो, यहाँ पर जो मैं फर्स्ट पार्ट किया हो ना, अब मैं आ रहा हूँ तुम्हारे उस पे कि जब फर्स्ट पार्ट तुम किए तो मैंने जीरो पोटेंशियल लाइन यहाँ एज्यूम किया था। अब हम लोग जीरो पोटेंशियल लाइन से देखेंगे कि मेरा ऑब्जेक्ट कितने हाइट पे है, तो h हाइट पे, तो हम लोग बोल देंगे कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी mgh। तो बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल mgh होगा। सर हाँ सर अगर बट सेकंड इसमें काइनेमैटिक्स भी से तो करें तो क्या, अगर हम काइनेमैटिक्स से करें काइनेमैटिक्स से करो तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस हाँ सर, 2gh। नहीं सर वो समझा कैसे करना, वो समझा, बट फिर उसमें कुछ जीरो पोटेंशियल लाइन का कोई प्ले ही नहीं रहेगा। नहीं नहीं नहीं, तो काइनेमैटिक्स से इसलिए नहीं किया ना क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया ना इससे, बाकी हम लोग करेंगे तो नहीं होगा ना आगे। तो मैं तुमको ZPL बेसिकली ZPL का यूज सिखा रहा हूँ। हाँ राधिका, तुम्हारा क्या डाउट था? तो पोजीशन बी में मेरा mgx आया पोटेंशियल। तुमने ZPL कहाँ माना? बीच में माना था क्या? नहीं सिर्फ जहाँ पे आपने अभी मार्क किया है वहीं पर। हाँ, तो यहाँ पर तो पोजीशन बी जो है वो तो ZPL पे लाई कर रहा है, तो इसका तो हमने पोटेंशियल एनर्जी 0 कंसीडर किया ना। अच्छा ओके, ये है, सॉरी सर मैंने पोजीशन भी गलत लिखा। अच्छा ठीक है ओके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, अगर हम लोग इसका ZPL बीच में एज्यूम करें, सेम क्वेश्चन ब्लॉक है यहाँ है, अगर मैं यहाँ से x हाइट पर ZPL एज्यूम करूं, इसका मतलब इसका पोटेंशियल मैं 0 एज्यूम कर रहा हूं। अगेन h इज मच लेस देन r। दिशा अनम्यूट कर सकती हो क्या? दिशा, यस सर। हाँ दिशा, इसमें कैसे स्टार्ट करें? पोजीशन ए पे क्या लिखोगी काइनेटिक एनर्जी? पोजीशन ए, यहां से मैंने ड्रॉप किया था, इनिशियल स्पीड 0 था, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? सिंपल सा है दिशा, सोचो एक बार। तो म्यूट हो गया, 0 आएगा ना, वेलोसिटी नहीं है तो। यस सर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे हम लोग? ये हाइट कितना हुआ ZPL से? मनीष, ZPL स्टैंड फॉर जीरो पोटेंशियल लाइन, मैंने यहाँ लिखा था ना, आ गया जब मैं बताया था जीरो पोटेंशियल लाइन ZPL। हाँ ठीक है राधिका, तो ये हाइट हो गया h माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा mg h माइनस एक्स। पोजीशन बी पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन बी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? माइनस mgx। माइनस mgx, क्योंकि वो ZPL से नीचे है तो हम लोग माइनस डालेंगे। अब यहाँ से भी इनिशियल और फाइनल एनर्जी इक्वेट करो,
ठीक है, हाफ mv²। देखो यहाँ से भी आंसर सेम आ गया क्या, वेलोसिटी इक्वल टू √2gh। अगर तुम ऊपर वाला मानो तो वहां से भी अपना जो वेलोसिटी का वैल्यू आएगा ना वो सेम आएगा, क्योंकि डेफिनेटली एनर्जी तो हम लोग क्रिएट कर नहीं रहे हैं। तो तुम कहीं से भी सॉल्व करो, वैल्यू तो सेम आना है। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है कि ZPL हम लोग कहीं भी ले सकते हैं, बस ध्यान देना हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जहां पर अपना क्वेश्चन आसान दिखे जो ZPL मानने में, मतलब ऐसा नहीं कि बीच में मान लिया तो ऊपर भी +x ऐड कर रहा, नीचे भी x ऐड कर रहा, तो अपने मन से हम लोग कहीं भी मान सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन यू, तुम जहां मन जाए वहां ले लो ZPL, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जैसे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा ध्यान देने वाला बस क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। ZPL हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, हमेशा। लेट्स से यहां से h हाइट ऊपर, यहाँ पे एक ब्लॉक था, इस ब्लॉक का स्प्रिंग कांस्टेंट है k और थीटा है 60 डिग्री। लेट्स से ब्लॉक का मास m, चलो वेरिएबल्स के टर्म में ही जाओ, वैल्यू मत लो। तुमको बताना है फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग in the subsequent motion. Find the maximum compression of the spring in subsequent motion. ZPL कहाँ पर लोगे इस बार? सर वो जो आपने लाइन बनाया ना, ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन। ठीक है, चलो यहीं ले लो, कोई कहीं भी ले सकते हो, यहीं ले लिया ZPL। फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी लिखो। यहाँ से मैंने ड्रॉप किया है, मतलब इनिशियल स्पीड 0 है यहाँ पे। ये करके आंसर मत बताना, ये गलत है। mgh = ½ kx²। सर हाँ सर फाइनली ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgx sin थीटा होगा। फाइनली ग्राउंड को टच कर देगा। नहीं ग्राउंड नहीं, ZPL के रेफरेंस। हाँ ठीक है। तो कुछ चीज तो सिंपल होगी काफी, कहीं पर बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा। कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आएगा, बस तुमको सोचना है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग में कुछ है क्या इनिशियली? स्प्रिंग में कोई कॉम्प्रेशन या एलोंगेशन कुछ होगा? नहीं से 0 रहेगा। 0 रहेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
mgh मुझे mgh sin थीटा है। अच्छा, अब यहाँ पर पहला डाउट कि mgh होगा या mgh sin थीटा होगा। सर mgh होगा ना, वर्टिकल हाइट। mgx होगा ना, MGH वर्टिकल ही देखेंगे ना हम लोग उसका। वर्टिकल देखेंगे तो वर्टिकल में ये पॉइंट और ये पॉइंट में एनर्जी डिफरेंस इज mgh। हम लोग इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh, क्योंकि देखो अब ऐसा नहीं है ना, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा होता जिसका mgh sin थीटा आ रहा है, तो यहाँ और यहाँ में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस mg, अगर ये हाइट h है तो mgh ही होगा ना। ऐसा हाँ सर समझा। तो फिर तो सेम लेवल पे तुम्हारा चेंज हो जाएगा थीटा का वैल्यू चेंज करने पे, ठीक है। अच्छा, अब फाइनली ब्लॉक कहाँ पर होगा? क्या यहाँ पे आके रुक जाएगा? नहीं सर, थोड़ा अंदर जाएगा। नहीं compress थोड़ा अंदर जाएगा। compress हाँ, तो लेट से ये डिस्टेंस है, पर फाइनल भी के ही X। 0 होगा। हाँ, फाइनल भी के 0 होगा। जब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा तो इसका मतलब ब्लॉक मेरा वापस से रुक गया होगा। और ये हाइट देखो क्या हो जाएगा, ये वाला हाइट x sin थीटा हो जाएगा। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी 0, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? हाफ के x स्क्वायर या हाफ के x स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा? सर x सर स्क्वायर। हाफ के हाफ के x स्क्वायर। x square हाफ के x स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन x का हुआ है, x sin थीटा हाँ सर। है। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? sin theta। माइनस x mgx sin sin theta माइनस mgx sin थीटा। एक माइनस नहीं बोलेंगे, एक वो इसको जीरो कुछ लोग पुट कर दिए होंगे, वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये दो गलत होता है यहाँ पे। अब हमने कहीं एनर्जी सप्लाई किया या फिर एनर्जी लॉस हुआ? नहीं सर, कोई नहीं friction नहीं सर, बताया। फ्रिक्शन भी नहीं है और ना हमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, हाँ सर। mgh इज इक्वल टू हाफ के x स्क्वायर माइनस mgx sin थीटा। x में क्वाड्रेटिक बन गया, वी कैन सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x। तुमको डेटा दिया होगा, तुम लोग सॉल्व कर लेंगे। डेटा नहीं दिया होगा तो इसको यहीं छोड़ देंगे यार, वो उस फॉर्म में मत लिखना, b माइनस b प्लस माइनस √ b स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्म में। सर यहाँ पे जीरो पोटेंशियल लाइन को x sin h plus x sin थीटा मानते तो डायरेक्टली हो जाता। हाँ, जीरो पोटेंशियल लाइन को तुम यहाँ मानते तो तुम्हारा डायरेक्टली आंसर आ जाता। बात वही पड़ता है, थोड़ा सा डिफरेंस पड़ता है बस, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस पड़ता है। और यहाँ पर भी न मानते तो भी वही पड़ता। बस यहाँ है कि ऐसा कोई रैंडम सा नहीं मान लेंगे, क्योंकि हम लोग को दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, ऐसा टाइप करना पड़ेगा। अब इस बीच फ्रिक्शन था ही नहीं, तो इनकेस अगर फ्रिक्शन होता तो हम लोग ये लेते हैं, इनकेस अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होता तो फ्रिक्शन लगता म्यू mg और डिस्प्लेसमेंट हो जाता, डिस्प्लेसमेंट कितना होता? ये एंगल थीटा है ना, तो h बाई साइन थीटा प्लस x, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये होता। ठीक है विस्तृत, क्योंकि ये वाला लेंथ तुमको फ्रिक्शन के लिए ये वाला लेंथ लेना पड़ता और ये था h बाई साइन थीटा। अथर्व हाँ, तो फाइनल में हाफ के x स्क्वायर कैसे आया? क्योंकि देखो मैंने ये वाला डिस्टेंस x माना है अलोंग द इंक्लाइन, कि मान लो अलोंग द इंक्लाइन मेरा कॉम्प्रेशन x हुआ है, तो फिर अलोंग द इंक्लाइन तुमने x माना तो फिर स्प्रिंग में भी कॉम्प्रेशन x का ही हुआ होगा ना। राइट अथर्व? ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम स्प्रिंग पे ही, अगेन इजी वन। एक ये स्प्रिंग है,
ये स्प्रिंग कांस्टेंट, एक मिनट डेटा देखने दो। लेट्स से ये लेंथ है जो है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है दैट इज 5 मीटर। ठीक है, अभी इस स्प्रिंग का लेंथ 5 मीटर है और नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ये जो है ये 4 मीटर है। अब एक्चुअल में ऐसा है कि यहाँ पर एक रिंग टाइप का सिचुएशन बना दो ताकि वो स्लाइड कर सके। एक रॉड है और ये जो आया ना, ये एक रिंग से कनेक्टेड है। तो अभी स्प्रिंग इलोंगेटेड है और ग्रेविटी भी इस पर नीचे की ओर एक्ट कर रहा होगा, तो क्या होगा, स्प्रिंग नीचे आएगा, मतलब वो रिंग जो है ये रिंग नीचे आएगा। तो लेट्स से कि इस पोजीशन में जब मेरा स्प्रिंग यहां आ गया, फाइनल पोजीशन मेरा जब ऐसा बना, ये फाइनल है और ये लेंथ है 4 मीटर, तो इस पोजीशन पे तुमको इस रिंग का वेलोसिटी कितना होगा ये बताना है। मैं तुमको मास और स्प्रिंग कांस्टेंट दे रहा हूँ, एक मिनट। स्प्रिंग कांस्टेंट इज 400 न्यूटन पर मीटर, मास ऑफ द रिंग इज 10 kg। तो बताना है इस पॉइंट पर जब आएगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो बताना। फ्लो में वो हुआ है क्या, F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, और स्टेबल, इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, न्यूट्रल? नो सर। ठीक है। सही है विस्तृत। सही है अभिजीत, सही है धनुष। सही है सत्यम। सिंपल सा है काफी। ओके, जीरो पोटेंशियल लाइन कहाँ पर एज्यूम किया? बी फाइनल पोजीशन पे। फाइनल को कर लिया, ठीक है। अब इनिशियल को भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस बीच में कहीं पर मत कर लेना, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ये अभी करो, सेम सिचुएशन बनेगा।
सो लेट्स से यही है ZPL। तो पोजीशन ए का लिखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली मैंने यहां से छोड़ा था, तो इनिशियल स्पीड 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये हाइट 3 मीटर होगा, 5 4 3 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh दैट इज 300 जूल। एंड स्प्रिंग में कितने का इलोंगेशन है, 1 मीटर। 1 मीटर उसका नेचुरल लेंथ हमको दिया हुआ है 4, तो 1 मीटर का इलोंगेशन है, तो यहाँ पर होगा हाफ के एक्स स्क्वायर दैट इज 200 जूल यहाँ पर था। तो इनिशियल एनर्जी था हमारे पास 500 जूल, अगर हम लोग बी पे जीरो पोटेंशियल लाइन एज्यूम करें तब। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो कि ऐसा कोई स्टेटमेंट दे दे कि पोजीशन ए पे एनर्जी इज 500 जूल, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? अगर हम लोग ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि एट पोजीशन ए एनर्जी इज टोटल एनर्जी इज 500 जूल, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सर वो जो स्प्रिंग में उसमें पूरा स्टोर्ड है ना, तो अलोंग द स्प्रिंग स्टोर्ड होगा ना 200 जूल्स। एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का क्या मतलब है कि अलोंग द स्प्रिंग स्टोर होगा, ठीक है, राइट विजरित। देखो यहाँ पर हम लोग एनर्जी 500 जूल तब बोल रहे हैं ना जब हम लोग बी का पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रहे हैं। तो अगर जनरल स्टेटमेंट है कि एनर्जी एट ए इज 500 जूल, ये स्टेटमेंट गलत है। अगर हम लोग ऐसा बोले कि फिर mgh बढ़ जाएगा mgh का वैल्यू। हाँ, कि अगर हम लोग ZPL बी पे माने तो फिर हम लोग बोलेंगे कि ए का एनर्जी 500 जूल है। पोजीशन बी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर दैट इज 5v स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0, और स्प्रिंग में भी कोई इलोंगेशन नहीं बचा होगा। सही है जोएब। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं कि कहीं भी एनर्जी लॉस नहीं हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं 5v स्क्वायर इक्वल टू 500, 5v स्क्वायर इक्वल टू 500, और दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब जहां भी तुमसे ऐसा बात करें कि मैक्सिमम कॉम्प्रेशन, मैक्सिमम इलोंगेशन, ऐसा कुछ भी बात करे क्वेश्चन में, दैट मींस कि तो समहाउ उस क्वेश्चन में एनर्जी कंजर्वेशन का बात कर रहा है, फोर्स बैलेंस का बात नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने एक सिचुएशन तुम लोगों को एक दिखाता हूँ। वर्टिकल स्प्रिंग हुआ है कि वर्टिकल में जो ब्लॉक लगा के स्प्रिंग कैसा मोशन करेगा, नहीं सर। तो स्प्रिंग का एनर्जी याद रहे, उस पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं। वर्टिकल स्प्रिंग तो कुछ नया नहीं है, मतलब नया टॉपिक नहीं है, बस मैं क्वेश्चन को पूरा थ्योरी के टर्म में लेके जा रहा हूँ। जैसे मान लो एक स्प्रिंग है, उससे मैंने एक ब्लॉक कनेक्ट कर, स्प्रिंग कांस्टेंट के, ब्लॉक का मास m। अभी इस स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन नहीं है, नेचुरल लेंथ पे है, तो क्या होगा इस ब्लॉक के साथ, अगर जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ब्लॉक के साथ क्या होगा, जस्ट उसी स्टाइल का बात करना है। हाँ, जस्ट अ मिनट, चलो पहले ये नोट कर लो, फिर पिछला आगे वाला साइड देखते हैं।
डन इज्जत ओके। हाँ अब जैसे ही हम लोग इसको, जैसे मान लो हम लोग यहाँ से इस पे पकड़े हुए हैं अभी ब्लॉक को, तो अभी तो मूव नहीं करेगा, हम लोग फोर्स लगा रहे होंगे अपने हैंड से। जैसे ही इसको अपना हाथ हटाएंगे यहाँ से, तो क्या होगा जस्ट उस इंस्टेंट पे? जाएगा वो नीचे डिपेंड करता है जाएगा। उसका या नहीं। अगर उसका मास बहुत कम हुआ तो नहीं जाएगा। नहीं कुछ भी मास हो, उसका एक्सेलरेशन तो जी होगा ना उस इंस्टेंट पे। चल लेकिन अगर एम स्प्रिंग जी। फोर्स से ज्यादा हुआ तो अभी तो स्प्रिंग फोर्स होगा ही नहीं, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, तो स्प्रिंग तो कोई फोर्स लगाएगा नहीं इस इंस्टेंट। ठीक है, तो इस इंस्टेंट पे, जैसे इस इंस्टेंट का बात करें, तो ब्लॉक नीचे जाएगा विथ एन एक्सेलरेशन इक्वल टू जी। अब एक्सेलरेशन नीचे जैसे ही नीचे जाएगा, थोड़ा सा नीचे गया, लेट से ए डिस्टेंस नीचे गया, तो अब क्या हुआ, अब स्प्रिंग इलोंगेट हो गया ए से, तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा, ऊपर या नीचे? ऊपर। तो इस पर दो फोर्स लग रहा होगा, एक mg और एक ka। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी mg माइनस ka बाई m। अभी बस मैं मान रहा हूँ कि बहुत छोटा सा इलोंगेशन हुआ है, ये बहुत स्मॉल है। तो अभी इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी नीचे है और एक्सेलरेशन ऊपर है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल स्लो डाउन। स्लो डाउन होगा। ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होगा। ब्रेक पॉइंट वो 0 पहुंच के फिर ऊपर जाएगा। हाँ ब्लॉक विल स्लो डाउन। अब होते होते मान लो ये यहाँ पर पहुंच गया, कुछ और नीचे आया, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, तो स्प्रिंग उस पर ऊपर की ओर kx फोर्स लगा रहा होगा और इस पर फोर्स mg नीचे लग रहा होगा। और अब देखो जैसे जैसे मेरा स्प्रिंग का इलोंगेशन बढ़ रहा है, मेरा फोर्स बढ़ रहा होगा, kx स्प्रिंग फोर्स बढ़ रहा होगा। तो एक ऐसा टाइम आ सकता है ना जहां पर kx और mg इक्वल इक्वल हो जाए, राइट? यस सर। और इस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन 0 होगा। इस और यहाँ पर जो फोर्स बैलेंस है, तो हम लोग इसको कौन सा पोजीशन बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम तो ये मैक्सिमम पोजीशन, इलोंगेशन भी होगा। क्योंकि फोर्स बैलेंस नहीं, ये मैक्सिमम इलोंगेशन नहीं होगा। क्योंकि देखो यहाँ से जब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया था, ये ब्लू वाले लाइन से, तो उसका एक्सेलरेशन नीचे है, और यहाँ तक आते आते हर इंस्टेंट पे उसका एक्सेलरेशन नीचे है, मतलब यहाँ पर पहुंचा होगा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, राइट? तो यहाँ पर वेलोसिटी होगा और एक्सेलरेशन 0 होगा। हाँ है ना, वेलोसिटी कुछ होगा और एक्सेलरेशन 0 होगा। तुम लोग थोड़ी देर बात बताना कि यहाँ पर वेलोसिटी होगा, वो मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, क्या होगा, वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब वेलोसिटी है नीचे और एक्सेलरेशन नहीं है, तो क्या होगा, ब्लॉक और नीचे आएगा या रुक जाएगा वहीं पे? और नीचे आएगा। और नीचे आएगा, तो लेट्स से ये यहाँ से एक पोजीशन बी मान लिया, यहाँ तक पहुंच गया, तो इस पर अब केबी फोर्स ऊपर लग रहा होगा, एमजी नीचे लग रहा होगा, कौन ज्यादा होगा, केबी या एमजी? सिर्फ ये भी, क्योंकि केबी ऑलरेडी ज्यादा होगा क्योंकि एक्स पहले एक्स में बैलेंस था और एक्स से ज्यादा है बी, तो केबी ज्यादा होगा एमजी से, तो केबी विल बी ग्रेटर देन एमजी। और हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेशन जो होगा वो केबी माइनस एमजी अपॉन एम होगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर वेलोसिटी नीचे है, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो एक मिनट, यहाँ पर ब्लॉक स्लो डाउन नहीं होगा, यहाँ पे स्पीड इंक्रीज करेगा, स्पीड ऑफ ब्लॉक, क्योंकि एक्सेलरेशन और भाई वेलोसिटी दोनों एक ही पहले डायरेक्शन। दोनों सेम डायरेक्शन में थे, अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में थे। हाँ अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो होगा वो स्लो डाउन करेगा, ऑब्जेक्ट विल स्लो डाउन।
तो देखो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगा जहाँ पर इक्विलिब्रियम था, कि उससे पहले तक मेरा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है और उसके बाद हाँ सर। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, और फाइनली ये कहीं पे यहाँ पर एट ए डिस्टेंस y आके स्लो डाउन होते होते रुक जाएगा, ऑब्जेक्ट विल स्टॉप। तो ऊपर इस पर ky फोर्स लगेगा और नीचे mg फोर्स लग रहा होगा। अब इतना सारी चीज मैंने इसलिए बताया है कि क्वेश्चन ये है कि x और y में रिलेशन क्या है फाइंड करने को। जहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन है और जहां पर ब्लॉक स्टॉप हो रहा है, तो दोनों में x और y में रिलेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ m g एंड k। अच्छा, इसमें कहीं पे किसी को कोई दिक्कत है तो बता देना। ये हम नोट डाउन कर ले क्या? हाँ, ये नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद x y में रिलेशन ढूंढो, v max ढूंढो। x कितना आया m g और k के टर्म में? x बहुत सिंपल सा mg by k। भाई के है k, और y क्या आया? y कैसे निकालेंगे? y पे तुमको क्या पता चल रहा है कि स्प्रिंग मैक्सिमम इलोंगेटेड है क्या? हाँ सर, और ऑब्जेक्ट रुक जा रहा है। हाँ, मैक्सिमम, जब भी मैक्सिमम इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन का बात होगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? काइनेटिक एनर्जी जीरो। जीरो ले लेंगे। काइनेटिक जीरो लेंगे और एनर्जी कंजर्व करेंगे। कॉम्प्रेशन इलोंगेशन क्वेश्चन में दिखते ही तुम्हारा ये फील आना चाहिए कि एनर्जी कंजर्वेशन।
और फिर उसके बाद का भी मोशन सोचना है कि उसके बाद क्या होगा, मतलब यहाँ तक तो पहुंच गया नीचे, उसके बाद क्या होगा, अब ऊपर जाएगा। उसके बाद वापस से यही सारे चीज रिपीट होते रहेंगे। हाँ वही सर। अगर अगर सर बट कोई भी अगर एयर डिसिपेटिव रेजिस्टेंस फोर्स ना नहीं है, होता, एनर्जी लॉस एयर ना होगा। रेजिस्टेंस ना होता। अगर कोई भी डिसिपेटिव फोर्स ना हो तो सर अभी हम लोग के पास तो एयर रेजिस्टेंस रहता है, तो वो रुकेगा कहाँ पे? वो रुकेगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। इक्विलिब्रियम में। हाँ, y में क्वाड्रेटिक आ रहा है, सॉल्व करो यार, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा सत्यम, सीधा लीनियर क्वाड्रेटिक होगा बट सीधा एक y कैंसिल आउट होके लीनियर बन जाएगा। कौन सी दो पोजीशन को कंपेयर कर रहे हो, इसको और इसको कंपेयर कर रहे हो ना, ए और सी को, क्योंकि बी पे वेलोसिटी कितना है वो हमें नहीं मालूम, फिर से दिस इज बी, या और कोई पोजीशन में वेलोसिटी कितना होगा ये हमें नहीं मालूम, तो ए और सी को कंपेयर करो। जीरो पोटेंशियल कहाँ माने, सी पे या ए पे या कहीं भी? ए पे, ठीक है, ए पे भी मान सकते हो, सी पे भी मान सकते हो, सी दोनों पे इजी रहेगा। ए और सी दोनों सेम पड़ेगा, मतलब ए पे जो काम जितना मेहनत होगा उतना ही सी पे ही आएगा, बस प्लस की जगह माइनस होगा और कुछ भी नहीं है। तो लेट्स से मैं ए पे मान लिया जेड पी है, तो अगर मैं एनर्जी लिखो पोजीशन ए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 क्योंकि वही नेचुरल लेंथ है, और काइनेटिक एनर्जी भी 0। पोजीशन सी सही है, कर सकते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी वापस से 0, ब्लॉक रुक जा रहा है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के वाई स्क्वायर क्योंकि स्प्रिंग में इलोंगेशन वाई का है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी वाई क्योंकि जेडपीएल से नीचे है। जिसने जेडपीएल नीचे माना होगा पोजीशन सी पे, उनका भी फाइनल एक्सप्रेशन यही आया होगा, हाफ के वाई स्क्वायर माइनस एम जी वाई, सेम आया क्या? और y इक्वल टू 2 mg/k, ky बाई 2 इक्वल टू mg और y इक्वल टू 2 mg/k। और हम लोग को वो पता था ना kx इक्वल टू mg, तो x जो है वो आ रहा है mg/k। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ब्लॉक का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहां पर वो रुकेगा, उससे ऊपर जितना जाएगा, उससे ऊपर जितना जाएगा उतना ही नीचे जाएगा इक्विलिब्रियम से।
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट करने का मन है या इजी? डिफिकल्ट मींस इरोडोव लेवल, इजी मींस एचसीएमआर लेवल, कौन सा? इरोडोव लेवल का एक क्वेश्चन करें? ठीक है चलो एक क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुन के भी मजा आएगा। ये एक ब्लॉक है एम, उससे एक स्प्रिंग लगा हुआ है और इससे एक दूसरा ब्लॉक लगा हुआ है एम, ये ग्राउंड पे। पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन काफी सिंपल सा, फाइंड द compression in the spring, compression in the spring at equilibrium. स्प्रिंग में कितना कॉम्प्रेशन या इलोंगेशन रहा होगा? कॉम्प्रेशन और इलोंगेशन लिख लेना तुम लोग। टर्म आइडेंटिफाई करो, इक्विलिब्रियम मतलब क्या? तो समेशन एट 0 होगा। हाँ इक्विलिब्रियम जैसे लिखे मतलब नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो करके देखो क्या आ रहा है। mg/k होगा। mg/k आ रहा होगा, ठीक है। ब्लॉक ए का बस एफबीडी बना दो, तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। हाँ ए पर mg नीचे लग रहा होगा और mg को बैलेंस करने के लिए kx फोर्स ऊपर लग रहा होगा, तो kx शुड बी इक्वल टू mg और x इक्वल टू mg/k। और kx फोर्स ऊपर लग रहा है, इसका मतलब स्प्रिंग क्या है? कंप्रेस्ड। कॉम्प्रेस्ड, स्प्रिंग इज कॉम्प्रेस्ड। अब क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि मैं दूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे, ये नोट कर लो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ। डन। अब क्वेश्चन क्या है कि लेट्स से ये स्प्रिंग है, थोड़ा ऊपर स्पेस दे के बनाना डायग्राम, या फिर रुक जाओ मैं डायग्राम बनाया था उसके कॉपी में नोट करना। ये ऐसा है, तो यहाँ पर कहीं पर स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ होगा, नेचुरल लेंथ हाँ सर। this says that this distance is mg/k। अब मैंने इसको y डिस्टेंस और कॉम्प्रेस किया, दोनों का मास सेम है m। अब मुझे मुझे बताना है कि मैं कितना डिस्टेंस y और कॉम्प्रेस करूं such that block B loses contact with the ground in subsequent motion. Find the minimum value of y, such that the block B loses contact with the surface in subsequent motion. क्वेश्चन समझ में आ गया? जैसे कि तुम्हारे जो पेन में
हाँ विश्वजीत, ओके। जैसे पेन होता है ना, वो टिप टॉप वाला पेन, उसमें स्प्रिंग निकाले होगे सब लोग। उस स्प्रिंग को तुम लोगों ने डेस्क पे रख करके बाउंस भी करवाया होगा, करवाया सबने? करवाया ना? तो बिल्कुल हल्का सा प्रेस करो तो अच्छे से बाउंस नहीं करेगा, लेकिन जब तुम ज्यादा प्रेस करो तो वो अच्छे से बाउंस करेगा ऊपर। तो वही बताना है कितना प्रेस करो ताकि वो बाउंस कर जाए। बस डिफरेंस क्या है कि जो हम लोग स्प्रिंग लेते हैं वहां पर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है रियल लाइफ में। यहाँ पर मास बस ऊपर और नीचे है, स्प्रिंग का मास नहीं है। बस एक बार सोचो कैसे कैसे क्या करना होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सा है, इरोडो बस बोल डराने के लिए बोला था और कुछ नहीं। अच्छा कितने लोगों के साथ नीचे कंप्रेस करे तो हम मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रहे क्या? हाँ मतलब बेसिकली यहाँ के बाद का मोशन तुम एनालाइज करो, यहाँ के बाद का मोशन कैसा होगा। यहाँ पर मैंने कॉम्प्रेस करके छोड़ दिया, वाई डिस्टेंस कॉम्प्रेस करके छोड़ दिया, अब मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ एक्स्ट्रा। तो बेसिकली वो तुमको ग्रीन डॉटेड लाइन जो है ना, उसके बाद का मोशन एनालाइज करना है। सबसे पहले ये सोचो कि ब्लॉक बी कब कांटेक्ट लूज करेगा, क्यों लूज करेगा? तो जब नॉर्मल रिएक्शन के वाई पे नीचे आके ऊपर वापस आएगा अपने नॉर्मल पे, बट उससे ज्यादा आगे चलेगा। मतलब नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग के ऊपर या नीचे? कैसे? मतलब जो ब्लॉक ए है वो नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग के ऊपर जाएगा या नीचे रहेगा तब बी कांटेक्ट लूज करेगा? तो नेचुरल लेंथ के ऊपर से नीचे। ठीक है, एक है कि नेचुरल लेंथ के ऊपर, लेट्स से नेचुरल लेंथ के जब नीचे रहेगा बी, मतलब ए, तो क्या कभी भी बी कांटेक्ट लूज कर सकता है क्या? ए अगर नेचुरल लेंथ के नीचे है तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रहा होगा? नीचे की तरफ, mg भी नीचे की तरफ, तो कभी भी ये क्या होगा, कभी भी लिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मेरा ब्लॉक यहां पहुंच गया, समहाउ यहां पहुंच गया एट अ डिस्टेंस z, तो अब स्प्रिंग इलोंगेटेड हो चुका है, तो kz ऊपर लग रहा होगा, ब्लॉक का एफबीटी हाँ बनाओ तो सर। kz ऊपर लग रहा होगा, mg नीचे लग रहा होगा। अगर kz जस्ट इक्वल टू या ग्रेटर देन mg हो गया, सर वो उठ जाएगा। सर नॉर्मल नहीं है। अब जैसे अब kz है, अगर kz mg से बड़ा हो गया तो नॉर्मल तो जीरो हो ही जाएगा ना अपने आप। पिछले वाले केस में नॉर्मल था, जब वो नेचुरल लेंथ से नीचे रहेगा तब नॉर्मल लग रहा होगा mg प्लस kz जो भी है। अभी तो अगर कांटेक्ट लूज कर दिया तो नॉर्मल जीरो। सर तो राइट, बेसिकली हम वो फोर्स ढूंढ ले जिसपे वो अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाए और उसके इक्वल टू या ग्रेटर होगा तो फिर हो जाएगा। बेसिकली तुमको ये ढूंढना है, y है ना, तो तुमको एक तो मिल गया ना, जस्ट बराबर करने के लिए z जो होगा वो mg बाई k होगा, राइट? जस्ट लिफ्ट करने के लिए, हाँ सर। और जस्ट लिफ्ट करने के लिए अगर मेरा ये a का यहाँ पे वेलोसिटी जीरो भी हो जाए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। अब बस एनर्जी कंजर्वेशन कर दो यहाँ, और यहाँ में एनर्जी कंजर्व कर दो, खत्म।
क्योंकि हम अब दो फोर्स लगा नहीं रहे तो एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। व्हाट डज दिस मिडिल ब्लैक लाइन, हाँ ये ब्लैक लाइन क्या है कि ये मेरा ब्लू वाला जो था ना, ये ब्लू जो डॉटेड है, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, वहां पर मेरा ऑब्जेक्ट था। अब मैंने उसको वाई डिस्टेंस और पुश किया नीचे की तरफ, तो वाई डिस्टेंस पुश करोगे स्प्रिंग को तभी तो वो स्प्रिंग बाउंस करेगा ना, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम से वाई डिस्टेंस और नीचे पुश किया है, तो वही तुमको वाई का वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। एक काम करना, इस लेंथ को पूरा कुछ मान लो और डायरेक्ट उसके टर्म में निकाल लो, ए के टर्म में, और फिर ए में से एम जी बाई के सब्ट्रैक्ट कर देना। Radhika, z is greater than or equal to x. सॉरी राधिका, जस्ट इक्वल पे भी ना जस्ट रेस कर जाएगा, मतलब मुझे बस कांटेक्ट लूज करा देना है क्वेश्चन में। तो इक्वल पे भी अपना काम हम लोग जब भी ऐसा बोले ना कि जस्ट लूजेस कांटेक्ट, तो हम लोग जस्ट बराबर कर देंगे फोर्स। ऐसा तुम लोग क्वेश्चन किए होगे बहुत सारे जस्ट वाला। हाँ, जीरो पोटेंशियल लाइन कहाँ है, जूम करे, नीचे वाला ब्लैक या ऊपर वाला ब्लैक? सर ऊपर वाले ब्लैक पे। ऊपर वाले ब्लैक पे, ठीक है। चलो ऊपर वाला ब्लैक एज्यूम कर लेते हैं, जीरो पोटेंशियल लाइन। पोजीशन ए हो गया, और इसको मैं पोजीशन क्यू बोल देता हूँ, इसको मैं पोजीशन पी बोल देता हूँ। पोजीशन पी, पोजीशन क्यू। पोजीशन बी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ के जेड स्क्वायर, दैट इज हाफ के जेड स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो ये आ गया एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 2k। पोजीशन क्यू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एम जी जेड प्लस ए विथ अ माइनस साइन, राइट। जेड प्लस ए हाइट नीचे है जेड पीएल से। काइनेटिक एनर्जी ZPL आपने बोल लिया है पोजीशन की। हाँ, पोजीशन बी वाला येलो से लिखा लो ऊपर।
ये ZPL, सर ठीक है। स्प्रिंग में जो है वो A का कॉम्प्रेशन है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया हाफ के A स्क्वायर। और उसके बाद हम लोग को वो भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0। सर 0 होगा इक्विलिब्रियम में। हाँ, मैंने वहां पर जस्ट ले जाके छोड़ा था, तो काइनेटिक एनर्जी 0। अब कंपेयर करो, तो एनर्जी हम लोग ना ही क्रिएट किए ना ही डिस्ट्रॉय किए, इज इक्वल्स टू KA स्क्वायर बाई 2 माइनस mg z की जगह पुट कर देते हैं mg बाई k माइनस mga, तो ये बन गया हमारे पास m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k, ये प्लस में चला जाएगा तो 3m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन 2k इक्वल टू KA स्क्वायर बाई 2 माइनस mga। यहाँ से A के लिए k को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? k को यहाँ से सॉल्व कर लो, A के लिए क्या आ रहा है एक बार। यहाँ से हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं, x जो है वो mg बाई k है और z भी जो है वो mg बाई k है। नहीं, यहाँ से तुमको एक पे फाइव सॉल्व, में के 0 कैसे दे रहा है? कहाँ पे पोजीशन क्यू पे के 0 कैसे हुआ? पोजीशन क्यू पे मैंने वहां पर ले जाके जस्ट उसको छोड़ा है, ठीक है, y कॉम्प्रेस करके छोड़ दिया, तो जस्ट छोड़ा, तो उस इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाँ सर, यहाँ से A का वैल्यू कैसे निकाले? सर ए का वैल्यू मतलब इन टर्म्स आएगा ना mg और k। हाँ, mg और k के टर्म में, तो तो बेसिकली यहाँ से हम लोग A का वैल्यू निकाल सकते हैं, और A निकल गया तो हम लोग का y निकल जाएगा, y इक्वल टू A माइनस mg बाई k। ठीक है, अब ये बताओ ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था क्या? सर इसमें बस वो एक पॉइंट जानना था कि वो z वाला क्या करेगा, बस इतना। हाँ, बस इतना था, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे रूडोल्फ का था। बाकी हम लोग को आता था ये वाला। हाँ, बाकी तो सब कुछ सिंपल ही था। ठीक है, तो क्वेश्चन जो अपना वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर है ना, वो बहुत सिंपल सा है, बस हमें ध्यान से करना है सारी चीज। मतलब गलती क्या हो सकता है कि जैसे इस क्वेश्चन में क्या क्या गलत हो सकता है? पहला कि जो मैं जेड हाइट ऊपर लिया हूँ वो जेड हाइट तुमने नीचे मान लिया कहीं पे, क्योंकि ब्लॉक बी का एफबीडी बना के चेक नहीं किया स्प्रिंग इलोंगेट होना चाहिए या कॉम्प्रेस्ड होना चाहिए, तो फिर पहला गलती वहां पर होगा तो पूरा का पूरा ही गलत हो जाएगा। दूसरा गलती हो सकता है कि जब हम लोग स्प्रिंग का एनर्जी लिख रहे हैं, हाँ तब जब हम लोग स्प्रिंग का एनर्जी लिख रहे हैं तो हमेशा स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन या इलोंगेशन कहाँ से लिखेंगे? उसके नेचुरल लेंथ से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से नहीं लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे जो पोजीशन क्यू पे एनर्जी लिखेंगे तो हाफ के वाई स्क्वायर नहीं होगा, हाफ के एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा, या फिर दैट इज ए। तो ये 2-3 चीज गलत हो सकता है, बाकी चीज सिंपल सा है। ओके, क्लास में मजा आया? सब कुछ समझ में आया? यस सर। सर हाँ। कोई भी आइडियल स्प्रिंग का मैक्सिमम एलोंगेशन इंफिनिटी होता है? हाँ, अगर तुम इनफाइनाइट फोर्स लगा दोगे तो। सर आपने x प्लस वाई का क्या बोला, रिपीट कर सकते हो? हाँ, यहाँ पे मैंने बोला जब मैं एनर्जी इन द स्प्रिंग लिखूंगा ना, जैसे पोजीशन क्यू पे, तो ये नेचुरल लेंथ यहाँ है,
तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि कॉम्प्रेशन कितना है या इलोंगेशन कितना है। ये ब्लू डॉटेड से नहीं देख लेना कभी भी, हमेशा नेचुरल लेंथ से कॉम्प्रेशन या इलोंगेशन देखते हैं, ठीक है। देखो हाँ यहाँ सर। क्वेश्चन क्यू पे कॉम्प्रेशन है x प्लस वाई का। ओके, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें किसी को कोई डाउट? सबको समझ में आया? जीरो पोटेंशियल लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आया है? क्या है? काफी काम का चीज है, ठीक है। चलो फिर तुम लोग का 10:30 तक ही तक क्लास था ना? हाँ ठीक है, ओके ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी को? ओके ठीक है, तुम लोग यहाँ पर सेशन एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। बाय सर। बाय सर।